बजट 2026 पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर मैम और साथ में हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागराजू सर। शुरुआत मैम मैं आपसे करना चाहूँगा। मैम, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको बढ़ाया गया है, आप सेबी के बोर्ड पे भी हैं, आपको लगता है कि जो टैक्स में ग्रोथ की गई है एफएनओ में, इसके बाद जो एक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जिसका रिस्क सब जगह माना जा रहा है, आज के टैक्स के बाद तो आप ये भी मान लिया कि सरकार भी मान रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी या सेबी को भी इसमें और एक्शंस लेने पड़ेंगे? ये देखिए ऐसा एरिया है जिसमें कई फैक्टर्स हैं जो इसको प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे बिहेवियर को भी और ऐसे ट्रेडिंग को भी। टैक्स उसका एक भाग है। सो टैक्स की तरफ से जो किया जा सकता था, जिस मात्रा में करना उचित माना गया उतना किया गया। इसमें सेबी को और मैं समझती हूँ कि उसके आगे भी जो समूचा समाज है उसमें भी ये अवेयरनेस जानी पड़ेगी कि इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। सो उस सब पे हम लोग सबको मिल के काम करना पड़ेगा। तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं सेबी की तरफ से भी कुछ बड़ा एक्शन इनकी तरफ, मतलब एफएनओ पे हो सकता है। वी डोंट कमेंट ऑन रेगुलेटर्स हाँ। बट लेट्स सी, लेट्स होप सो। सर, आज हम उम्मीद कर रहे थे कि सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल बैंक में आएगा, लेकिन मैम ने कहा कि एक आप कमेटी बनाने जा रहे हैं सर, हाई लेवल कमेटी होगी विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग कैसी हो। तो क्या इसमें सर एफडीआई लिमिट्स, बोर्ड का स्ट्रक्चर, बोर्ड का कंपोजिशन, पे स्केल्स, ये सब इंक्लूड होगा? ये तो डे टू डे बिजनेस टाइप है, लेकिन बैंक क्या रोल प्ले करना है विकसित भारत गोल्स में 2047 में, कितना तरफ कैसे तरफ कितना बैंक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बैंक को कैपिटल कितना होना चाहिए, आरबीआई गाइडलाइंस, और कहाँ ये कैपिटल बैंक कैपिटल को सीआरए को इन्वेस्ट करना है, ये सब, और ब्रांच नेटवर्किंग एंड एफिशिएंसी, ये सब देखने के लिए ये है। पीएसबी में पे स्केल की स्केल देखने के लिए बोर्ड है, बोर्ड इज़ नाउ ऑटोनमस इंडिपेंडेंट, वो लोग देख सकता है, और गवर्नमेंट ऐसे हम लोग गवर्नमेंट देखता हो, उसके लिए कमेटी जरूरत है। कमेटी की जरूरत नहीं है। मैम, यदि इस बार की बोरोइंग की बात करें तो 17.2 लाख करोड़ का आप बोरिंग कर रहे हैं, जो पिछले साल 16.2 लाख था। 1 लाख करोड़ का आपने जंप किया। मैम, थोड़ा एग्रेसिव नहीं है, आपको नहीं लग रहा? ये देखिए जो 17.2 लाख करोड़ की जो बोरोइंग लिमिट हमने अपने लिए फिक्स की है, उसमें से 5.5 लाख करोड़ इज़ फॉर रिपेमेंट ऑफ older debt. So we will actually count it as I think the number is 11.7 lakh crores, जो कि एक्चुअली डेटेड सिक्योरिटी में की जाएगी। तो वो नंबर पिछले कई सालों के नंबर से लगभग सिमिलर है। सो नॉट वेरी एग्रेसिव, इट इज़ द नीड ऑफ द गवर्नमेंट टू बोरो टू ऑल्सो रिपे द ओल्डर डेट, एंड इन डूइंग सो हम लोग जो जो उसके निर्णय होंगे, कई बार मुझसे पूछा गया है कि बाईबैक करेंगे क्या, स्विचेस करेंगे क्या। सो जैसे जैसे जो हाई वैल्यू जो पुरानी सिक्योरिटीज़ हैं उसके लिए ये सब करना पड़ता है, तो जैसे वो मैच्योर होने लगेगा वी विल बी टेकिंग दोज डिसीजंस एज वेल। सर, एनबीएफसीज को लेकर भी कमेंट किया गया है कि जो एनबीएफसीज का रोल है वो थोड़ा ब्रॉडन होना चाहिए, एक रिस्ट्रक्चरिंग काइंड ऑफ थिंग होनी चाहिए। क्या होगा सर? क्या आप, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, वैसे तो रेगुलेशंस काफ़ी टाइट हो गए हैं, लेकिन क्या उनको बैंकिंग लाइसेंस कंपलसरी या इस तरीके की स्टेप्स भी उठाए जा सकते हैं? जी, एनबीएफसी, बड़ा एनबीएफसीज, they are also meeting a different kind of business needs in the society. Now, they have lot of flexibility. बैंक को थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, एनबीएफसी इतना ज़रूरत नहीं है। सो उनका रोल अलग है, बैंक का रोल अलग है, दोनों अपना अपना रोल सोसाइटी में कर सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग एनबीएफसी बैंक होना चाहते हो तो देर अभी फ्रेमवर्क है, अप्लाई कर सकता है, सो वो देख सकता है। लेकिन सर, लगता है आपको कि बड़ी एनबीएफसीज को बैंक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? No, I'm not going to comment on this. This is, I think, RBI to comment on this. But I don't think there is any appetite for this. So I will leave it at this. मैम, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी 12.2 किया गया है, 3 साल बाद
3 साल तक फ्लैट था, एकदम से बढ़ोतरी की गई है। मैम एपेटाइट है, या क्योंकि मैम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बूस्ट नहीं हो रहा, जो आ रहा है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ही आ रहा है। सो हम ये समझते हैं कि एपेटाइट है, कैपेसिटी है, तभी हमने इतना बढ़ाया है कैपेक्स को। एंड बजट में भी कई चीज़ें थी जो आपने देखी होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं जो हमने इस बार किया है। एक साथ 6 या 7 हाई स्पीड रेल, DFC, 20 नेशनल वाटरवेज। सो वी डू थिंक देर इज़ अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन लार्ज केपेक्स। और ये बात सही है कि गवर्नमेंट ने हैवी लिफ्टिंग की है अभी तक। पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा थोड़ा, जो सर्वे आ रहे हैं, फिकी का एक कोई सर्वे मैं देख रही थी, उसमें भी ये इंडिकेशन है कि इट हैज़ स्टार्टेड राइजिंग। सो होपफुली it will go up further. Meanwhile, government will not move away from its responsibility. मैम एफडीआई जो है वो भी एक बड़ा कंसर्न है। नेट एफडीआई ऑलमोस्ट फ्लैट है मैम। क्या आपको लग रहा है इस बजट के बाद, क्योंकि आपने काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर्स को पिक करके आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं, अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो वो उस पूरी दुनिया में उसी सेक्टर्स में निवेश आ रहा है, तो आपको लगता है कि एफडीआई में एक बड़ा निवेश की उम्मीद अब खुल रही है? मैं इसको 2 भाग में जवाब देना चाहूँगी। एक कि एफडीआई के ओवरऑल ग्रोस नंबर्स अच्छे हैं, नंबर 1। नेट नंबर्स बिकॉज ऑफ ओडीआई वो कभी न्यूट्रल कभी डाउन साइड पे लगते हैं। सो एफडीआई के लिए भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन है। क्या हम उससे संतुष्ट हैं? हम अब चाहेंगे कि उससे ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हमारी पोटेंशियल है और एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए, जिसके लिए हम कार्यरत हैं, चाहे वो रिफॉर्म हो, चाहे वो नए स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर खोलना हो। सर एक चीज़ और लग रही, आपने अनाउंस या आपको मिलके अनाउंस हुआ है एमएसएमई को लेकर। सर एमएसएमई के फंड्स को लेकर जो बात हुई है, सर हर बजट में हम देख रहे हैं आप एमएसएमई के लिए कुछ ना कुछ अनाउंस कर रहे हैं, तो ये जो फंड होगा ये पिछले फंड से कैसे अलग होगा? ये अलग है, ये दिस इज चैम्पियन फंड है। वो एमएसएमई मीडियम इंटरप्राइजेज वो अच्छा कर रहा है, और दे वांट टू बिकम ग्लोबल, दे वांट टू एक्सपोर्ट टू आउटसाइड द कंट्री एंड वांट टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। उनको कैपिटल चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए और प्रोडक्टिविटी के लिए, तीनों के लिए वो उनको पैसा चाहिए, तो ये फंड से वो लोग पैसा ले सकता है, लेके उनको इम्प्रूव करके ग्लोबली दे बिकम चैम्पियन। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। डेट और इक्विटी आल्सो, दोनों हम लोग दे सकते हैं। मैम फेमा में भी आप चेंजेस करने जा रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस होंगे फेमा को लेकर? क्या बड़े बदलाव उसमें, और क्या जरूरत अभी आपको लग रही है? सो फेमा का जो एनडीआई रूल्स है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली इक्विटी, कि एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में कितना निवेश कर सकता है इक्विटी साइड से, एनडीआई रूल्स उसको गवर्न करते हैं। 2019 में ये नोटिफिकेशन हुई थी, उसमें कई अमेंडमेंट्स हुए थे। लोगों की ज़रूरतें और भी हैं, और हमें भी पता चलता रहता है इंटरेक्शन से कि इन्वेस्टर्स कई रिप्रेजेंटेशंस देते हैं कि कुछ और छोटी सी ये ज़रूरत है, प्रोसेस रिफॉर्म की ज़रूरत है, कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कोई रूल में कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, कोई सेक्टर कैप बढ़ाना है। तो हमने ये सोचा कि एक एक दो करने के बदले इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया कि सबको इकट्ठा बैठ करके पूरे एनडीआई रूल्स को एक बार देखा जाए, स्ट्रक्चर्ड वे में कंसल्टेशन की जाए और उसके बाद उसको अमेंड किया जाए। तो मैम क्या प्रेस नोट 3 जो एक इशू है, क्या उसको भी टैकल हो सकता है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट से जो निवेश है उस पर भी कोई, उस पॉलिसी पे भी कोई विचार चल रहा है, कोई नया देख सकते हैं कि? सो एनडीआई रूल्स में प्रेस नोट 3 नहीं आता है, और प्रेस नोट 3 वैसे भी डीपीआईटी का क्षेत्र है, सो उससे ये संबंधित नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, पीएसबी मर्जर्स, इंश्योरेंस मर्जर्स, ये सर अभी पॉसिबल लगता है आपको कि? सी इंश्योरेंस रिफॉर्म्स बिल्स लास्ट पार्लियामेंट सेशन में हम लोग लेके आया, अप्रूव हो गया, उससे बहुत सुधार होगा इंश्योरेंस सेक्टर। और अभी पहले सोच था इंश्योरेंस मैच हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट किया हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग हमारा चारों इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, वो प्रॉफिट में है, ठीक है। और पहले वो ज़रूरत था, वो लॉसेस में है, इसमें करना है, वो अभी इमीडिएटली प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन तभी गवर्नमेंट देख सकता है कि इसके साथ
चारों एक ही बिजनेस में रहना एक प्रश्न है, ये देखना है हम लोग गवर्नमेंट क्यों चार एक रखना है, उसको क्या करे वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग जी बिजनेस, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू।